नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में आज के इस सेशन में अफ्रीका को आज पूरी तरह खत्म करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी इसके ऊपर तीसरा लेक्चर हो चुका है। कल हमारी तबीयत भी नासाज थी और सिस्टम भी नासाज था, इस कारण से हम उसके बारे में काम नहीं कर पाए थे। लेकिन आज हम एकदम दुरुस्त फील कर रहे हैं, पूरे जोश में हैं और आपके साथ में आज कंधे से कंधा मिलाकर इस अफ्रीका को उखाड़ फेंकेंगे। ठीक है, तो चलिए तैयार हो जाइए। जितनी जानकारी आप लोग याद रख लें उतना अच्छा है। बाकी तो 54 देश हैं। इंडिया जैसे इंडिया जैसे एक देश है, उसमें भी बहुत सारे रिवर, पहाड़ी, नदी, नाले सब हैं। ऐसे इन देशों में भी बहुत सारे नदी, नाले, पहाड़ सब हैं। इनकेस अगर आपको वो याद रह जाते हैं बढ़िया है, नहीं रहते हैं तो कोई बात नहीं, चिंता मत करना। मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स याद रह जाए तो भी बहुत है। इतनी कैरेक्टरिस्टिक्स मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि उससे आपका अफ्रीका का बेड़ा पार हो जाएगा, सवाल बना दोगे। जब मैं आपको जानकारी दूं तो बस एक चीज का विश्वास रखना, और वो ये है कि आपको जिन चीजों के बारे में मैं ये कहूं कि ये याद कर लो, बस उसे बाबा जी की बूटी समझ के पी लेना। जब मैं किसी को स्किप कराऊं कि बस छोड़ दो, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, तो उसको छोड़ ही देना। अगर आपको बहुत ज्यादा जिज्ञासा है कुछ फैक्ट याद करने की कि नहीं साहब मैं तो एक एक जो आपने चीजें लिख कर दे दी हैं वो याद करूंगा, तो लिखी हुई चीजें भी मेरे ही द्वारा लिखवाई गई हैं, मेरी ही टीम ने लिखी है, मेरे ही बताए सोर्स में से लिखी है। तो स्वाभाविक है कि लिखने के नाम पर हम कितना भी लिखकर आपको दे सकते हैं। अच्छा ये रहेगा कि आपको पढ़ने के लिए जो कंटेंट मैं कहूं कि ये खुद से पढ़ लेना, वो आप खुद से पढ़ लेना। और जब मैं ये कहूं कि ये लर्न कर लो, तो इसका मतलब सर ने कह दिया तो लर्न करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। बाकी मैपिंग के अंदर कोई भी रॉकेट साइंस है नहीं, कोई कंसेप्ट समझाने का है नहीं। जो जितना ज्यादा याद कर लेगा, जैसे आज ही सुबह मॉर्निंग के सवाल में मैंने आपको बताया था, एक क्वेश्चन था कि अफगानिस्तान के साथ साथ सीमा साझा करने वाले सेंट्रल एशियन कंट्रीज कौन से हैं। अब दिन भर आप लोग अफगानिस्तान 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 लास्ट ईयर पढ़े थे, तब अमेरिका जब अफगानिस्तान छोड़कर भागा था। 2022 के यूपीएससी प्रीलिम्स में सवाल यह पूछ लिया, बताइए कौन से सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं जो अफगानिस्तान से सीमा साझा करते हैं। तो असल में मैपिंग का जो असल उद्देश्य है वो ये कि जो सुर्खियों में है उसके आसपास की जानकारी ले लो, बस ये सबसे बड़ी चीज। जैसे रिसेंटली मैंने आपको यूक्रेन लर्न कराया, मानकर चलो कि निश्चित ही किसी ना किसी परीक्षा में यूक्रेन के बारे में यही सवाल पूछा जाएगा कि कौन सा देश इसके साथ सीमा साझा नहीं करता है, या कितने देश इसके साथ सीमा साझा करते हैं। ये मैपिंग को असल मायने में करंट से जोड़कर पढ़ने का तरीका है। बाकी आप जितनी जानकारी इकट्ठी करना चाहो, अगर मान लो मैं एक आंख मूंद कर एक जगह हाथ रख दूं कि ये लो, अब उस जगह पर भी ना इतनी सारी जानकारियां होंगी कि आपको उसको पढ़ने के लिए साल निकल जाए। अरे भाई वो भी तो कोई देश है, उसकी भी तो कोई कल्चर होगी, उसकी भी तो कोई रीति रिवाज होंगे। सब कुछ पढ़ना है तो सब कुछ पढ़ना है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको वर्ल्ड मैप में जो जानकारी अनुभव से हम आपसे साझा कर रहे हैं, बस उसे लर्न कर लो आप। ठीक है, चलें बढ़े इसके साथ साथ आगे। लक्ष्मी, आयुष, जूही, आलोक, बंटी, ऋतिक, वेरी गुड इवनिंग, सभी साथियों का स्वागत है। और बढ़ते हैं आगे और पढ़ना शुरू करते हैं, है ना। चलिए, तो सबसे पहली बात जो आपके सामने निकल कर आती है वो कल हमने देशों के बारे में बता दिया था। अब कुछ मेजर फैक्ट्स एंड टर्मिनोलॉजी याद करते हैं। सबसे पहले अफ्रीका के पास कौन से द्वीप स्थित हैं, कल हम चर्चा कर रहे थे इनके बारे में। कल जब मैं चर्चा कर रहा था तो मैंने आपको नेपोलियन के बारे में बताया था कि भाई ये जो सेंट हेलेना है ना, यहां पर नेपोलियन को छोड़कर रखा गया था। ठीक है ना। अच्छा, ऐसे ही एक यहां पर लिखा हुआ है जंजीबार। जंजीबार कहां लिखा हुआ है, ये रहा तंजानिया के पास। यहां पर क्या होता है, यहां पर बड़ी मात्रा के अंदर लौंग पैदा होती है। लौंग, अपन लौंग, इलायची, डोडा खाते हैं ना, तो लौंग यहां पर बड़ी मात्रा में। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आपको वैसे ही बोल दे रहा हूं। ठीक है। अच्छा, जैसे बेटा यहां पर मेडागास्कर आपको दिख रहा है। अब आप ना एकदम ब्लैंक माइंड से ये सोचकर पढ़ना कि मुझे तो कुछ याद नहीं रहता। आप ये सोचकर पढ़ना कि मेरे कुछ भी याद नहीं रहेगा, तब भी देखना आपका दिमाग कितनी सारी बातें याद रख लेता है। ठीक है। मैंने बोला मेडागास्कर बोला तो मैंने कहा यार ऐसे ही याद कर लो, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आइलैंड नेशन है ये।
बोले क्यों याद कर लें? हमने कहा ऐसे याद कर लो यार, मोजाम्बिक देश के सामने स्थित है मेडागास्कर, और इसके बीच में जो पानी का रास्ता है उसे मोजाम्बिक चैनल के नाम से जाना जाता है, याद कर लो। बोले ठीक है, कर लिया। मैं तो भूलूंगा। हाँ भाई भूल जाएगा, वैसे भी भूल जाना यार, कहने से थोड़ा बहुत याद रह जाए तो कर लो। ठीक है साहब। तो हमने साहब मोजाम्बिक चैनल याद कर लिया। इसके पास में बहुत सारे छोटू मोटू देश हैं, जैसे अगर हम अटलांटिक महासागर की बात करते हैं तो हम लोग देखो छोटू मोटू बहुत सारे आइलैंड्स हैं, जैसे यहां पर रीयूनियन, ये मैं कल बता चुका हूं तो इसके बारे में और नहीं चलते। तो मेडागास्कर सबसे बड़ा अफ्रीका का हो गया, दुनिया का दूसरा बड़ा हो गया। फिर दूसरा है अटलांटिक महासागर में कैनरी द्वीप। अब कहां पर है ये? तो देखो उत्तर पश्चिम दिशा लिखी गई है। उत्तर पश्चिम बोले तो ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ, राइट में ईस्ट, लेफ्ट में वेस्ट। तो कहां हो गया? इस तरफ। तो देखो ये यहां पर जो स्थित जगह है ना, ये रहा कैनरी आइलैंड। तो ये कैनरी आइलैंड किसके कब्जे में है? स्पेन के कब्जे में है। अब सोच कर देखो आप, जितने भी ये आइलैंड हैं, देश में तो दुनिया रह रही है भाई साहब, आइलैंड पर इन विदेशियों का कब्जा है। देखो स्पेन दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से फिर एक और आइलैंड की बात करते हैं, जिसमें दक्षिण अटलांटिक महासागर में अफ्रीका के पश्चिम में सेंट हेलेना द्वीप है। यह रहा सेंट हेलेना। इस पर नेपोलियन की मौत हुई थी और यह सेंट हेलेना पर यूके का कब्जा है। यह लीजिए साहब। तीसरा कौन सा है? जैंजिबार आइलैंड, तंजानिया के सामने है और हिंद महासागर के करीब है। बता दिया। किस चीज के लिए जाना जाता है? तो लौंग बड़ी मात्रा में पैदा होती है यहां पे, लौंग इलायची डोडा वाली। ठीक है ना? अच्छा, ऐसे ही मदीरा आइलैंड। मदीरा वैसे तो शराब को कहते हैं, लेकिन यहां पर मदीरा जो है वो पुर्तगाल के कब्जे में स्थित आइलैंड है, मोरक्को के सामने है। अब आप पूछेंगे यहां पुर्तगाल क्या कर रहा है? भाई इसके उत्तर में अगर देखोगे तो यहां यूरोप है, ये यूरोप का स्पेन देश हो गया, और स्पेन के पास में यहीं पर तो स्थित है पुर्तगाल। ठीक है ना? तो पुर्तगाल के कब्जे में मदीरा आइलैंड, पानी के अंदर, समुद्र के अंदर पुर्तगाल। अगर गलती से यह देश अमीर हुआ होता मोरक्को, तो वो पुर्तगाल से इसको छीन लेता। कभी हमारा गोवा भी तो पुर्तगालियों के पास था, लेकिन इंडिया के प्रभाव के चलते गोवा छोड़कर भागना पड़ा इनको। फिलहाल मदीरा आइलैंड इनके पास है। उसके नीचे कैनेरी, ये पुर्तगाल का पड़ोसी देश है, यूरोपियन देश स्पेन, उसके पास में कौन सा है? कैनेरी आइलैंड है। ठीक है? तो मदीरा हो गया, कैनेरी हो गया, सेंट हेलेना हो गया। अच्छा, इसके बाद में आती है कैप वर्डे। कैप वर्डे यहां पर स्थित है। इसके बारे में जानकारी लिखी गई है कि ये जो कैप वर्डे है, इस पर मॉरिशस का कब्जा है। वास्तविकता में इसको लेकर के नेट पर अलग जानकारी है। नेट पर इसे एक इंडिपेंडेंट नेशन के बारे में जानकारी दी हुई है। ठीक है ना? लेकिन बहुत सी जगह इसको लेकर अस्पष्ट स्थिति है। मैं तो आपसे यही कहूंगा कि इसको ना भी ध्यान रखें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो एम्बिगुअस है उसके बारे में ध्यान क्या रखना। रीयूनियन मैंने आपको कल भी बताया था। इंडियन ओशियन जो वो है उसके अंदर स्थित ये कॉन्टिनेंट्स के अंदर आपको जगह दिखाई दे रही है। इंडियन ओशियन के अंदर जो आइलैंड्स हैं उसमें ये जगह आपको दिखाई पड़ रही है। ठीक है? अच्छा, तो रीयूनियन हो गया। इसके बाद में कॉमरोस। कॉमरोस पर भी किसका कब्जा है? तो देखो इसी के पास में, मेडागास्कर के पास में, यहां पर कॉमरोस है जहां पर फ्रांस का कब्जा है, और सेशेल्स जो है वो अफ्रीका का सबसे छोटा देश है। अब हमको एक बार में ऐसा लगा कि यार हमारे कुछ याद रहा नहीं रहा, पता नहीं, सर ने कुछ बोला, वो हमें याद रखना भी चाहिए, नहीं रखना चाहिए, सारे सवाल दिमाग में आ गए होंगे। वास्तविकता तो यह है कि आप में से बहुत सारे लोग समय समय पर चीजें याद रखना पसंद नहीं करते, इसलिए दिमाग में नहीं रहती। अदरवाइज इतने से ही तो थे, सब याद हो गए। मेडागास्कर सबके अच्छे से दिमाग में आ गया। अफ्रीका का सबसे बड़ा आइलैंड है, मोजाम्बिक चैनल से अफ्रीका से सेपरेट होता है। अफ्रीका का सबसे छोटा देश सेशेल्स मेडागास्कर के पास ही स्थित है। मेडागास्कर के जस्ट ऊपर कॉमरोस आइलैंड्स हैं जिन पर फ्रांस का कब्जा है। मेडागास्कर के पूर्व की तरफ रीयूनियन आइलैंड है जिस पर भी फ्रांस का कब्जा है। ये लीजिए, मेडागास्कर, सेशेल्स, कॉमरोस और रीयूनियन, चार तो इस लिस्ट के अंदर एक ही बार में खत्म हो गए। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, एक आइलैंड ऐसा है जहां जाकर नेपोलियन मरा था, नाम उसका सेंट हेलेना हो गया। लीजिए, पांचवा तैयार हो गया।
मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि आपको दिमाग में रखना है तो रख लो, नहीं रखना कोई बात नहीं। मदीरा आइलैंड मैंने आपसे कहा था जिसपे पुर्तगालियों का कब्जा है, ये रहा मदीरा आइलैंड, यहां पर मदीरा आइलैंड हो गया, पुर्तगालियों का कब्जा है। और फिर कैनेरी आइलैंड, अच्छा कैनेरी करंट चलती है इसलिए कैनेरी आइलैंड आपको याद रखना जरूरी है। हम जब आपको ओशन करंट्स डिस्कस करेंगे उस समय कैनेरी करंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये चूंकि कैनेरी आइलैंड यहां पर स्थित है इसलिए कैनेरी करंट्स डिस्कस की जाएंगी। जब अभी ओशन करंट इन सब के बाद में खत्म करेंगे उस दौरान आपको हम कैनेरी करंट के बारे में बताएंगे। तो वो कैनेरी आइलैंड के कारण उसका नाम पड़ा है, ठीक है ना। तो देखो मदीरा हो गया, कैनेरी हो गया, सेंट हेलेना हो गया, जिंजीबार हो गया, रियूनियन हो गया, ये सेशेल्स हो गया। हाँ जी, एक बार कमेंट बॉक्स में जल्दी से थम्स अप करके बता दो दिमाग में कुछ याद रहा या नहीं रहा। हाँ जी, एक बार के लिए। हाँ, गुज्जर लिख रहे हैं कि सर ई बुक अभी करंट अफेयर की नहीं मिली है, 1 मई से 7 मई के बीच में मिल जाएगी। हाँ जी, जूही राय लिख रही है सर इसमें एनवायरनमेंट की क्लास भी ऐड कर दीजिए। बेटा काश इतना आसान होता, जितना आसानी से आपने बोल दिया मैं उतना आसानी से कर पाता तो मेरा बहुत आसान हो जाता। एक बार थम्स अप कर दीजिए। रचना बोल रही हैं सर एडवर्टाइजमेंट बार बार मत दिखाओ जब जब हम ऐप खोल रहे हैं। रचना बेटा इतना तो हमें भी कर लेने दो, आपको पढ़ाई से मतलब है उतना पढ़ लो बेटा। हमारे एप्लीकेशन पर बहुत सारा कंटेंट फ्री में भी अवेलेबल है ना बेटा। फ्री में जब कंटेंट अवेलेबल है तो जो फ्री में लोग आ रहे हैं कंटेंट देखने तो उन्हें विज्ञापन करने का थोड़ा सा तो अधिकार हमें दे दो। मतलब इतनी भी मतलब पापा की परी लग रही हो हमें आप, हैं? मतलब इतना ज्यादा घर वाले तुम्हारी बातों से प्रभावित होते हैं क्या? तुम्हारी हर मांग पूरी हो रही है हमें लग रहा है। तो तुम्हें इस बात से दिक्कत आ रही है कि बार बार एडवर्टाइज आ रहा है। बेटा बहुत मुश्किल से बनाया गया है, बहुत हार्डकोर मेहनत लगी है ना। कोई बात नहीं, ऐसी छोटी छोटी बातों पे परेशान मत हो, ठीक है बेटा। हाँ जी, और बताओ, याद रह जाएगा ना? अच्छा, एक बालक बोल रहा है सर 60% ही याद रहा है, अभी सारा याद करा देंगे, चिंता मत करो, ठीक है। यूरोप के प्रश्न यार मैं लेकर बैठा हुआ हूं, यदि ये खत्म हो गया आज तो करा दूंगा, नहीं तो फिर बाद में कराएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब दूसरी चीज के बारे में। तो ये हमने अंग्रेजी भी दे दी आप लोगों को इसके बारे में। अब कुछ आइलैंड ऐसे हैं जिनके बारे में अभी चर्चा नहीं हुई, जैसे ट्रिस्टान दे चून्हा आइलैंड। इसे दुनिया का सबसे दूरस्थ आइलैंड माना गया है। ट्रिस्टान दे चून्हा कून्हा जो भी आपको याद रखना है। दूरस्थ क्यों माना गया है? क्योंकि इसके जस्ट नीचे अंटार्कटिका है, तो अंटार्कटिका है तो इसे सबसे दूरस्थ आइलैंड माना गया। ट्रिस्टान दे कूना काना जो भी है इसे आप याद रख लो। ट्रिस्टान दे कूना आइलैंड दुनिया का सबसे दूरस्थ आइलैंड माना गया है। सेंट हेलेना मैं बता चुका हूं। एक है असेंशन आइलैंड जिस पर भी यूके का कब्जा है। तो आप सोचो यूके वालों ने असेंशन आइलैंड पकड़ा हुआ है, सेंट हेलेना आइलैंड पकड़ा हुआ है। अच्छा याद है मैंने आपको कुछ दिनों पहले एक और आइलैंड बताया था जिस पर यूके का कब्जा है। अमेरिका वालों ने अपनी सेना बिठा रखी है, इंडियन ओशियन में स्थित है, इंडिया के दक्षिण भाग में स्थित है। कमेंट बॉक्स में बता दो उस पर के उसके बारे में भी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। और मैंने आपसे कहा था राजस्थान प्रशासनिक सर्विसेज के लिए जो परीक्षा होती है उसके 2016 के पेपर के अंदर या 2013 के अंदर पूछा गया था प्रीलिम्स में। बताइए अगर याद हो तो कमेंट बॉक्स में बता दो, क्योंकि मैंने वो आप लोगों को पढ़ाया हुआ है अपनी आरएनए वाली क्लास में, इसलिए याद रखो। अब जैसे सेंट हेलेना है, हो सकता है आपके लिए कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट ना रखता हो, लेकिन ऐसे ही एक आइलैंड हुआ करता था हवाई आइलैंड, उस पर जापान के द्वारा हमला होने के कारण वर्ल्ड वार के अंदर उतर गया था अमेरिका। ये आइलैंड पर स्थित जो अड्डे होते हैं ना, ये बहुत मायने रखते हैं। ये अपनी नेवीज को यहां यहां बिठाकर रखते हैं। ये जितने भी ब्रिटिशर्स या पैसे वाले देश हैं ये अपने आइलैंड पर अपना कब्जा रखते हैं। ये बहुत बड़ी चीज मानी जाती है।
आज जैसे इंडिया अंडमान निकोबार पर अपना बेस बना रही है, ये तो हम अपने आइलैंड पर बना रहे हैं, इन्होंने सोचो दुनिया भर में बनाया हुआ है। बिल्कुल सही जवाब दिया मेरे प्यारे साथियों ने, नयन भंगारी, मिनी, स्वीटीज, बिल्कुल सही। डियागो गार्सिया, है ना, आरपीएससी के अंदर पेपर में पूछा गया था, डियागो गार्सिया, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, ठीक है ना। तो ऐसे याद कर लेना। होता क्या है कि हम लोग एक बार के लिए चीजें को याद करना जरूरी नहीं समझते, लेकिन परीक्षाओं में जो चीजें पूछी जाती है ना, वो चर्चित स्थान पूछे जाते हैं, तो हमने वो चर्चित स्थान बता दिए। ये थोड़ी कि जो मैं पढ़ा रहा हूं उतने ही आइलैंड हैं, बहुत सारे आइलैंड होंगे, लेकिन जो चर्चित हैं वो हमने आपसे डिस्कस कर लिए, ठीक है साहब। बढ़े हैं आगे। अच्छा, इसके बाद में हम चर्चा करते हैं समुद्र जो अफ्रीका से कनेक्टेड हैं। अब देखो, एक तरफ अटलांटिक ओशन है, एक तरफ इंडियन ओशन है, एक तरफ मेडिटेरेनियन ओशन है, ये तो सबको पता है। मेडिटेरेनियन ओशन के एक तरफ रेड सी हम कई बार बता चुके हैं, तो इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपसे छुपी हो। मैंने तो पहले ही बता दिया था, अफ्रीका को यूरोप से अलग कौन करता है, तो बोले मेडिटेरेनियन ओशन करता है। अफ्रीका को एशिया से अलग कौन करता है, तो बोले तो रेड सी करता है। थोड़ा बहुत जानकारी चाहिए तो गल्फ ऑफ आदेन के बारे में ले लो, गल्फ ऑफ आदेन जो कि रेड सी को अरब सागर से जोड़ता है, ठीक है। ऐसे ही गल्फ ऑफ गुइनिया याद कर लो। पेपर में गल्फ ऑफ गुइनिया देकर अगर हमसे कोई सवाल पूछ ले तो हम गलती करके आ सकते हैं। अच्छा, पहली बात तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं ना, गल्फ क्या होता है, बे क्या होता है और बाइट क्या होता है, ये क्लियर कर रखा है मैंने आपको पहले से। ऐसा पानी जो तीन तरफ से जमीन से घिरा हुआ हो, गल्फ, बे अथवा बाइट कहलाता है, बता रखा है। तो यहां पर ये गल्फ है और इसको हमने इस प्रकार से यहां पर पानी से घिराया हुआ छोड़ा हुआ है। गल्फ ऑफ गुइनिया कंफ्यूजन क्यों कर सकता है, क्योंकि इन दिनों जो चर्चा चल रही है वो गुआना नामक देश की चल रही है। गुआना चर्चा क्यों चल रही है गुआना नामक देश की, क्योंकि यहां पर तेल के भंडार मिले हैं, नंबर एक। यहां का प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट जो है वो भारतीय मूल का है, लेकिन कोइंसिडेंशियली ये गुआना देश अमेरिकी देश है, लैटिन अमेरिकी देश है, या यूं कह लो साउथ अमेरिकी देश है। साउथ अमेरिकी कंट्री देखकर हमें लगेगा कि जो गुआना गल्फ है ये साउथ अमेरिका में है, लेकिन गल्फ ऑफ गुइनिया जो है वो अफ्रीका में स्थित है। गुआना अलग है, फ्रेंच गुआना अलग है और गल्फ ऑफ गुइनिया अलग है। गल्फ ऑफ गुइनिया कहां है, तो इक्वेटोरियल गुइनिया, यहां पर एक छोटू सा देश है, ये रहा इक्वेटोरियल गुइनिया। इक्वेटोरियल गुइनिया के सामने होने के कारण इसे गल्फ ऑफ गुइनिया कहा गया है। इसकी विशेषता क्या है, यहां पर इक्वेटर तो यूं गुजरती है और यहां से 0 डिग्री जो ग्रीनविच मीन टाइम है, जो टाइम डिसाइड करता है दुनिया का, वो जीएमटी यूं गुजरता है। तो जीएमटी और 0 डिग्री आपस में एक दूसरे से यहीं पर कट करते हैं, इसलिए गल्फ ऑफ गुइनिया इंपॉर्टेंट है। हाँ भाई, एक बालक लिख रहे हैं सर हमारे बुक में गिनी लिखा हुआ है। हां तो बेटा गिनी लिखा हुआ है तो गिनी करके याद कर लो, आपको कंफ्यूजन ना रहे इसलिए, ठीक है ना खुशबू। प्रशांत को दिक्कत हो रही है, चिंता हो रही है, उस पर आयुष जवाब दे रहे हैं कि भैया चिंता ना करो। प्रशांत पूछ रहा है सफिशिएंट है, प्रशांत यही पूछ रहा है क्या सर, एनडीए की तैयारी कर रहा हूं सफिशिएंट है क्या। बेटा चिंता मत करो, तुम यदि यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे हो ना तो मैपिंग सफिशिएंट है, बस मस्त रहो, बिंदास रहो। और बताओ सर, आपने कहा था कि हिस्ट्री की क्लास पैरेलल चलेगी। बेटा मैंने तो कहा था, आप ही लोगों ने मना कर दिया। अगर अभी भी चाहो मैं तो चला सकता हूं, मैं तो बहुत सारी क्लासेस चलाने के लिए। देखो एक चीज तो तय मानो, ये तो सच है कि मैं अपने सब्जेक्ट्स तो करा दूंगा, लेकिन आपको अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी है, बहुत सारे एग्जाम्स जो मैंने खुद ने क्वालिफाई किए हुए हैं, उन्हें अगर मैं मेरे मार्गदर्शन में चलाना चाहूं तो भाई उनमें 16 मतलब सब्जेक्ट आते हैं, वो तो सारे मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा ना, उसके लिए मुझे टीम चाहिए होगी। अगर आपको विश्वास होता है कि हाँ सर के नेतृत्व में हमें काम करके अच्छा लग रहा है, तो आपको टीम को तो मौका देना ही पड़ेगा कि हाँ सर आप अपनी टीम लाइए। क्योंकि अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं, हम जर्नलाइज्ड सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जो सब एग्जाम में काम आते हैं,
लेकिन अभी तक मैंने किसी भी एग्जाम स्पेसिफिक तैयारी नहीं कराना शुरू की है। ना तो मैंने एनडीए की तैयारी करवाई, ना मैंने सीडीएस की तैयारी करवाई कि भाई एनडीए में पढ़ने वालों यही पढ़ना, यहां के अलावा कुछ मत पढ़ना। ऐसा तो मैंने एग्जाम स्पेसिफिक तो नहीं कराया ना, मैंने सबके हिसाब से कराया। यदि किसी को मान लो एनडीए सीडीएस की तैयारी करनी है, एसएससी की तैयारी करनी है, स्टेट पीसीएस की तैयारी करनी है, तो इसके लिए मुझे टीम रखनी पड़ेगी। इन दिनों आप मेरा एक विज्ञापन सुन रहे होंगे, कंटेंट डेवलपमेंट के लिए टीम आमंत्रित है। वो क्यों है? असल में मैं आप लोगों को ऑनलाइन का एक ऐसा अनुभव देने जा रहा हूं जो नेवर बिफोर ऑफर है। मतलब आने वाले समय में ऑनलाइन के सामने ऑफलाइन वाले ये सोचकर टेंशन करेंगे कि यार ये आदमी ऑनलाइन में इतने सस्ते दामों में इतनी बढ़िया चीज दे कैसे रहा है। क्योंकि मैं आप लोगों को यहां पे तो कंटेंट, क्योंकि कीमत ही 2000 रुपए रखी है, इसमें तो कुछ निकल के नहीं आता। इतनी टीम तो ऑलरेडी आपके काम में लगी हुई है, मेरी भी थोड़ी बहुत वर्थ है, एप्लीकेशन की भी कुछ कीमत है। असल में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों को सारा हैंड रिटन मटेरियल, जो स्टूडेंट नोट्स होते हैं, जो मेरे नोट्स हैं या टॉपर्स के नोट्स हैं, उन्हें प्रॉपर तरीके से लिखवा के और फिर स्टूडेंट्स को देने की, ताकि एक ही बार में सॉल्यूशन सिद्ध हो जाए। मान लो मैंने आरएएस का एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है, तो जब प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षा मैंने क्वालिफाई की तो उसका एक नोट्स होगा ना, तो वो जो नोट्स है उसे एक जगह अलाइन करके उसे प्रॉपर तरीके से बनाकर देने का। मान लो मैंने बहुत सारे बच्चों का एसएससी क्वालिफाई कराया है, जीके के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन। इंडिया में अगर वाकई में जीके पढ़ना है किसी को, 4 सब्जेक्ट यदि ये पढ़ने हैं, तो सब जगह ढूंढ लो, अंत में आपको यहीं आना पड़ेगा। क्योंकि सब जगह जैसी पढ़ाई हो रही है वो ल्यूसेंट से ऊपर उठ ही नहीं पाते, क्योंकि किसी ने पढ़ी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उसका वन स्टॉप सॉल्यूशन निकले, उसके लिए नोट्स बनाने की जरूरत है। मेरा प्रयास अब इस पे चल रहा है कि मैं विद्यार्थियों को ऐसी चीज दूं जिससे उनका एक ही बार में काम होता चला जाए, ना केवल मटेरियल में बल्कि पूरी टीम भी डेडिकेशन के साथ उस काम में उतरे। हाँ, इसमें समय लगता है, इंसान अकेला हूं फिलहाल, धीरे धीरे अपने साथ लोगों को लेकर खड़ा रहूंगा, उनको मार्गदर्शन दूंगा, उनके मार्गदर्शन से आप लोगों का मार्ग प्रशस्त करूंगा। ये विजन है। साथ आपका चाहिए। आपका साथ यही है कि आप मुझे मोटिवेशन देते रहें कि बस सर जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, बाकी तो हम जीत लेंगे गढ़। चलो आ जाओ। गल्फ ऑफ गुइनिया हो गया, गल्फ ऑफ आदेन हो गया, यहां तक क्लियर है। ये तो अब इतना जाना पहचाना सा हो गया, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, अब हम बात करते हैं मेजर स्टेट्स की। स्टेट्स बोले तो जल संधियों की या फिर जल मध्य डमरू जो है उनकी। कौन कौन सी खास है? गिनती की 3 तो स्ट्रेट है। कौन कौन सी? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर मल्टीपल टाइम चर्चा में आ गई। एटलांटिक ओशियन से लेकर के अगर किसी को मेडिटेरेनियन ओशियन में जाना है तो जहां से होकर निकलोगे जिब्राल्टर। अब तो देश भी आंख बंद करके बता सकते हो, सर ऊपर स्पेन है, नीचे मोरक्को है, स्पेन के एक हिस्से पर यूके का कब्जा है। हेलो, इतना आसान है और क्या हो सकता है? ठीक है। अच्छा, इसके बाद में दूसरा, हिस्ट्री की क्लास चलाइए, पोल करा लीजिए, है ना? बिल्कुल कराएंगे, रुक जाइए, अभी पढ़ लो, एंड में कराएंगे, सब बातें करेंगे। अभी तो पूछेंगे जब आप कहेंगे तब, अपना तो कोई दिक्कत है ही नहीं, चल रहा है बढ़िया। अच्छा, दूसरा इसके अलावा जिब्राल्टर के बारे में बात हो गई। जिब्राल्टर के बाद में बाबे मंडल, कितना पढ़ोगे बाबे मंडल को? उसके नीचे छोटू सा देश बैठा है जिबूती, नाम से लगता है डीजे बूती। अच्छा, वहां पे पता है एक लेक है, अगर आप जानते हो तो कमेंट बॉक्स में बता दो। जिबूती में एक लेक है जिसे अफ्रीका का सबसे निम्नतम हिस्सा समझा जाता है। चलो बता दो अगर याद हो तो। ठीक है, जिबूती। उसके दूसरी तरफ जो देश है यमन है, हूतियों वाला, अगर याद हो तो। हदियों और हूतिये जहां लड़ते हैं, बाबे मंडल के ऊपर एशिया का एक देश है जिसका नाम है यमन। ठीक है। तीसरा बच गया मोजाम्बिक चैनल, मेडागास्कर और मोजाम्बिक के बीच में। ये लो 3 स्ट्रेट हैं, ज्यादा स्ट्रेट भी नहीं है जो हमारी हेडक होती। ये भी याद हो गया। सोचो कितनी अच्छी अच्छी चीजें याद कर ली आपने। आइलैंड आपने सारे याद कर लिए। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, नेपोलियन को जिस आइलैंड पर पटका गया था उसका नाम क्या था? कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताओ। देखे कितना याद रहा। कुछ लोग कह रहे थे ना 60% याद रहा। नेपोलियन को जिस आइलैंड पर पटका गया था उस आइलैंड का नाम बताओ। कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताओ। हां, असल झील बता दी, बहुत बढ़िया। अफ्रीका का लोएस्ट पॉइंट उसे कहा जाता है, बहुत बढ़िया। एक बच्चा बोल रहा है सर यूपीएससी का कोर्स ले आओ। बेटा, यूपीएससी का कोर्स लाने में मुझे कोई बुराई नहीं है, पर मैं लोगों की तरह नाम नहीं करना चाहता। जब काम करूंगा तो चौड़े धाड़े करूंगा, यानी कि काम पूरी तैयारी के साथ होगा जब काम करूंगा। अभी मेरा कंटेंट बनने तो जिन जिन का बन रहा है वो शुरू करता जाऊंगा।
जैसे कंटेंट बनेगा तभी उतरूंगा। सेंट हेलेना सबको याद है। सबसे ज्यादा लौंग कहां पैदा होती है? लौंग, लौंग जल्दी से बताओ, मैंने कमेंट बॉक्स में बताया। अफ्रीका में सबसे ज्यादा लौंग कहां पैदा होती है? याद कर लिया? अच्छा, अफ्रीका की सबसे गहरी नदी कौन सी है? अफ्रीका की सबसे गहरी नदी कौन सी है? जंजीबार हो गया ना, बिल्कुल सही। जंजीबार, जहां लौंग पैदा होती है। सब तो याद रहने लग गया आपको। अफ्रीका की सबसे गहरी नदी कॉन्गो नदी। दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी। नील नदी किन से मिलकर बनी है? दो नदियों से। कौन कौन सी? व्हाइट नील और ब्लू नील। व्हाइट नील कहां से निकल रही है? विक्टोरिया से। विक्टोरिया क्या है? लेक है। विक्टोरिया से व्हाइट याद कैसे रखेंगे? अरे क्वीन विक्टोरिया गोरी तो थी, तो गोरी से गोरी नदी निकल रही है। अच्छा, ये लो, बड़े बहुत आसानी से याद हो गया यार। आइलैंड के बारे में देख लो। हाँ भाई, रियूनियन आइलैंड हो गया, सेशेल्स हो गया, मेडागास्कर हो गया, कॉमोरोस हो गया, सेंट हेलेना हो गया, मदीरा हो गया। और अच्छा एक बात बताओ, स्पेन के कब्जे में एक आइलैंड और है जिसके नाम पर मैंने कहा था ओशन करंट चलती है। कमेंट बॉक्स में बताओ। सबसे गहरी नदी कॉन्गो नदी है, अफ्रीका की। हाँ भाई, जिसके नाम से ओशन करंट चलती है, आइलैंड जो कि अफ्रीका के बगल में स्थित है। राहुल प्रजापति के घर वाले जो हैं या कोई रिश्तेदार जो हैं वो युगांडा रहते हैं, और राहुल प्रजापति को युगांडा के बारे में जानना है। चलो बताओ भाई। अमेरिका से, क्या नाम है इसका, ब्रिटेन ने अपने यहां के शरणार्थियों को भेजने के लिए कौन से देश के साथ अफ्रीका में टाई अप किया हुआ है? कैनरी, बिल्कुल कैनरी आइलैंड याद हो गया ना? ठीक है, बताओ। ब्रिटेन ने अपने यहां के शरणार्थियों को भेजने के लिए जिस देश के साथ टाई अप किया है उसका नाम क्या है? रवांडा। आपको याद होगा, एक बालक क्या है, युगांडा युगांडा पूछ रहा था। मैंने सोचा उसका युगांडा सुनकर के आप लोग युगांडा आंसर कर देंगे। देखो कईयों ने युगांडा कर दिया। रवांडा है, उसके बारे में कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैंने आपसे कहा। ठीक है, चलो आ जाओ। हाँ भाई, रवांडा और युगांडा भी दिखा देते हैं, क्योंकि एक बालक जो है उसका रवांडा और युगांडा अटका पड़ा है। देखो भाई, यहां पर केन्या था, केन्या के पड़ोस में स्थित देश है युगांडा, ये रहा। और उसके बगल में यहां पर लेक विक्टोरिया है। लेक विक्टोरिया केन्या, युगांडा, तंजानिया, इनके बीच में स्थित है। ये देखो, यहां पर लेक विक्टोरिया है, इसके एक तरफ युगांडा, एक तरफ केन्या, एक तरफ तंजानिया है। यहां तंजानिया है। हाँ भाई, तंजानिया में अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी स्थित है। नाम बताओ क्या है? इधर केन्या हो गया और इधर की तरफ युगांडा हो गया। हाँ भाई, कोई युगांडा की राजधानी बताएगा क्या? युगांडा की राजधानी क्या है? अच्छा, इसके बाद में दो छोटू छोटू से देश हैं जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है, एक का नाम बुरुंडी और एक का नाम है रवांडा। तो बुरुंडी और रवांडा जो है ना, उनमें से रवांडा के साथ एग्रीमेंट साइन किया हुआ था यूके वालों ने। मतलब एक ऐसे देश में डालने की तैयारी थी जो यहां के रिफ्यूजी थे कि बेटा तुम अब वापस नहीं आ पाओगे। ठीक है, बुरुंडी जो है उसके साथ में फिर अगर आप चलते हैं तो बुरुंडी के साथ में एक लेक लगी हुई है जिसका नाम है लेक तंगनाइका। कैसी नाइका? तंग है जो नाइका, उसका नाम क्या है? तंगनाइका। वो तंगनाइका तंग क्यों है? क्योंकि उस नाइका के एक तरफ कॉन्गो है
अच्छा, तो कॉन्गो वाले क्या करते हैं? कॉन्गो बजाते हैं क्या? कुछ ऐसे याद कर लो। एक लेक है, लेक तंगनाइका, तंगनाइका। अच्छा, तो इस प्रकार से हम यदि यहां देखें तो लेक तंगनाइका, इसके एक तरफ कॉन्गो, एक तरफ तंजानिया। अच्छा, इसके ऊपर बुरुंडी, उसके ऊपर रवांडा। तो भाई साहब, बुरुंडी, रवांडा, युगांडा, केन्या, कोन्या, ये सब याद हो गए। युगांडा के ऊपर देश है साउथ सूडान, जहां से भारत ने हाल ही में एक मतलब अपने लोगों को बचाने के लिए मिशन चलाया हुआ है, और इसके ऊपर देश है सूडान। ये लीजिए, सारे निपटा दिया आपने। अब इस तंगनाइका के अंदर से होकर के एक लेक मालावी तक का रास्ता और जा रहा है। ये रहा लेक मालावी, और लेक मालावी से नीचे है लेक न्यासा। यानी एक प्रकार से मैं यदि कहूं तो आप लोगों के लिए जो लेक का दर्शन है वो कुछ इस प्रकार से है। यहां पर एक लेक है, फिर यहां पर एक लेक है, फिर यहां पर एक लेक है, ठीक है ना। अच्छा, तो यहां पर जो लेक है उसका नाम है तंगनाइका, तंगनाइका। अच्छा, यहां पर है लेक मालावी, और यहां पर है, हां भाई देखो, तंगनाइका के बगल में तंगनाइका, तंग क्यों है, और यहां पर है लेक न्यासा। तंगनाइका तंग इसलिए है क्योंकि इसके पड़ोस में कॉन्गो है, तो बोले इसलिए बस तंग हो गई। बोले हां। इसके दूसरी तरफ कौन सा देश है? बोले इसके इस तरफ तंगनाइका के बगल में तंजानिया, समझ लो इसी से नाम मिला था इसको, तंजानिया। तंगनाइका के ऊपर कौन सा देश है? बोले बुरुंडी। बुरुंडी से ऊपर कौन सा देश है? बोले रवांडा। अच्छा, बुरुंडी रवांडा के बगल में फिर यहां कौन सा देश है? बोले साहब लेक है विक्टोरिया। विक्टोरिया से कौन कौन जुड़ा हुआ है? बोले तंजानिया, केन्या और युगांडा। बोले ठीक है। तो इस प्रकार से यहां की ये जो 3 लेक है ना, लेक न्यासा, लेक मालावी और लेक तंगनाइका, ये अफ्रीका के टूटने की निशानी है कि अफ्रीका जो है वो कॉन्टिनेंट सेपरेट हो रहा है। और जब अफ्रीका सेपरेट हो रहा है तो इसका मतलब यह हुआ, इसको अफ्रीका की ग्रेट रिफ्ट वैली कहा गया था। अफ्रीका की ग्रेट रिफ्ट वैली, यानी जिस प्रकार से कॉन्टिनेंट्स टूट टूट कर अलग बने, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स बने, ऐसे ही ये एक तरह से कॉन्टिनेंट टूट करके अलग मतलब रिफ्ट बनती जा रही है, जिसे आप यहां पर देख सकते हैं। क्लियर हो गया? रवांडा, बुरुंडी, केन्या, ये सब बातें मैंने आप लोगों को यहां पर दिखा दी और समझा दी। क्लियर? आयुष बिल्कुल सही। माउंट एकांकागुआ बिल्कुल सही। राहुल, दोनों में अंतर है बेटा, है ना? अच्छा, साउथ सूडान से भारतीयों को निकाला जा रहा है। मिशन का नाम मिशन कावेरी है। कल की क्लास में डाला है मैंने आरएनए के अंदर इसको। मिशन कावेरी नाम से हमने एक मिशन शुरू किया है, जिसमें साउथ सूडान में से कल के आरएनए के अंदर मैंने ये क्वेश्चन डाला है, जो हम पढ़ाएंगे उसके अंदर क्या मिशन है, किसके नाम से हमने ये मिशन शुरू किया है, ठीक है ना। तो साउथ सूडान से जिस तरह से हम भारतीयों को लेकर आ रहे हैं उसके बारे में। क्लियर? चलें आगे, इजाजत हो तो। आईएनएस सुमेधा पर लेकर आ रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसके बाद में यहां तक सारी बातें हो गई। मोजाम्बिक चैनल हो गया, बाबे मंडल हो गया। अब बात कर लेते हैं पर्वतों की। हाँ भाई, सारी चीजें अच्छे से हो गई। समुद्र हो गए, स्ट्रेट हो गई, आइलैंड हो गए, देश हो गए, लेक हो गए, नदियों के बारे में भी ऑलमोस्ट कईयों की चर्चा हो गई। जैसे नाइल रिवर की चर्चा हो गई, कॉन्गो रिवर की चर्चा हो गई, लिम्पोपो की भी चर्चा कर लेंगे, नाइजर की भी चर्चा कर लेंगे, ड्रैकन्सबर्ग पहाड़ की भी चर्चा कर लेंगे, अकांकागुआ की भी चर्चा कर लेंगे, सब आएंगे। चलिए आइए, सबसे पहले अब हम चलते हैं साहब पहाड़ियों के अंदर। तो पहाड़ियों के अंदर सबसे पहला पर्वत हमें दिखाई देता है एटलस पर्वत। एटलस पर्वत देख के तो ऐसी फीलिंग आती है जैसे कोई आल्पस पर्वत के बारे में बात कर रहा है। एटलस से मेरे साथ बचपन में क्या होता था
कि मैं आल्प्स और एटलस में कंफ्यूज हो जाता था। मैं पता है क्या सोचता था, मैंने कहा एटलस पर्वत, यार ये तो जो है ना यूरोप में होगा, क्योंकि एटलस थोड़ा अंग्रेजी का सा नाम दिख रहा है। अफ्रीकियों के पास में एटलस पर्वत कहां से हो जाएगा, लेकिन भाई साहब हो गया। मोरक्को कहां पर है, अफ्रीका के एकदम पश्चिम में। मोरक्को जिब्राल्टर स्ट्रेट वाला देश है। अल्जीरिया सबसे बड़े लैंड वाला देश है। नाइजीरिया सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश है। ट्यूनीशिया जहां से अरब स्प्रिंग शुरू हुई थी, इन तीनों में मिलकर कौन सा पर्वत स्थित है, तो एटलस पर्वत स्थित है। इसकी चोटी को याद मत करना, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये लोमा पर्वत है, गुइनिया के ऊपर की तरफ, मत याद करना, कोई फर्क नहीं। ड्रैकसबर्ग पर्वत याद कर लेना। क्यों याद कर लेना, इसके पीछे का कारण बताता हूं। क्योंकि यह दक्षिण अफ्रीका और लेसोथो में स्थित है। लेसोथो वही ऑल द बेस्ट मूवी में धोंधू, जस्ट चिल, धोंधू चल गाड़ी निकाल, उस वाले में लेसोथो नामक जो देश की चर्चा है, वहां ड्रैकसबर्ग पहाड़ी है। खास क्यों है ये, क्योंकि असल में यहां पर बड़ी मात्रा में माइंस एंड मिनरल्स पाए जाते हैं। इवन ड्रैकन्सबर्ग पहाड़ियों में डायमंड की खाने हैं, इसलिए इसको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रूप से याद करा जाता है, ठीक है ना। माउंट किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है और यह अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। माउंट किलिमंजारो याद कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस। अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, हाँ भाई, माउंट मैकिनले, मतलब नॉर्थ अमेरिका की। ऐसे ही दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो, ऑस्ट्रेलिया की अकांकागुआ और साउथ अमेरिका की फटाफट बता दो। चलो, हाँ जी, केन्या पर्वत ज्वालामुखी पर्वत स्थित है, जो कि दूसरा सबसे ऊंचा। अब केन्या कहां पर है, अभी बताया। केन्या इंडियन ओशन से लड़ा हुआ देश है। अंदर कौन सी लेक से कनेक्ट हो रहा है, विक्टोरिया से कनेक्ट हो रहा है। बॉर्डर किससे साझा हो रहे हैं, नीचे की तरफ तंजानिया से, ऊपर की तरफ सोमालिया से। इसी तरह ऊपर की तरफ साउथ सुडान से, इस तरह से, मतलब सॉरी युगांडा से, इस तरह से इसके बॉर्डर साझा हो रहे हैं, ठीक है ना। केन्या के अंदर कौन सा है, सबसे ऊंचा पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है। अच्छा, तंजानिया में भी ज्वालामुखी और यहां पर भी ज्वालामुखी। किस किस को, हां, ऑस्ट्रेलिया वाले का किस किस को, बिल्कुल ठीक है। क्लियर। माउंट एकांकागुआ साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। किस किस को है, ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है। गुज्जर लिख रहे हैं करंट अफेयर के 6 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन भी कराओ। भाई सब कुछ कराने का मन है, कराएंगे, सोच रहा हूं, कराएंगे, ठीक है। हाँ जी, केन्या पर्वत हो गया, याद हो जाएगा। किलिमंजारो याद हो जाएगा, है ना। ड्रैकन्सबर्ग डायमंड के कारण याद कर लोगे। एटलस वैसे ही याद कर लोगे, एटलस मैंने बता ही दिया। अब बात रह गई छोटे से देश, सनी लियोन से दिखता हुआ सियरा लियोन दिखाई दे रहा है, नाम याद कर लेना, लोमा पर्वत है। तो अब तो याद रख ही लोगे आप, लोमा सियरा लियोन, ठीक है ना। तो गिनी के अंदर स्थित देश है, आप वैसे ही याद कर लोगे। रुवेंजोरी, ये कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य और युगांडा में स्थित है। युगांडा आज ही चर्चा में लिया था। कांगो और एक दूसरे के साथ में तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत होने के साथ साथ ये खंड पर्वत भी है। और बस इसको इतना सा याद कर लो, रुवेंजोरी, ठीक है। तो जहां पर कांगो स्थित है वहीं पर यह पर्वत स्थित है। तो युगांडा और उसके बीच, तो एक तरफ तंजानिया के पास में स्थित हो गया माउंट किलिमंजारो, उसके पड़ोसी के पास में केन्या के पास पर्वत, फिर रुवेंजोरी के पास पर्वत, सारे पर्वत एक साथ ही हो गए। मैप पर देखें तो इधर देखो, ये दिखाई दे रहा किलिमंजारो, फिर नीचे की तरफ केन्या के पास में यहां पर माउंट केन्या उपस्थित हो गया, और फिर यहां पर ये वाला जो क्षेत्र है, कौन सा, ये जो कांगो के पास में रुवेंजोरी हो गया। रुवेंजोरी के पास में यहां पर एक प्लेट्यू दिखाई पड़ रहा है जिसका नाम है कटंगा प्लेट्यू। ये याद कर लेना, एक बार ये पेपर में पूछा जा चुका है। कटंगा प्लेट्यू काफी इंपॉर्टेंट है, मेंस के आंसर राइटिंग के दौरान ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। जितेंद्र कुमार भारतीय, बिल्कुल चलाएंगे भैया, है ना, ठीक है। अच्छा, तो कटंगा प्लेट्यू आपको दिखाई दे रहा है। अच्छा, कुछ प्लेट्यूज भी हैं, देखिए पर्वत और प्लेट्यू। अगर आप इस पूरे मैप को ध्यान से देखें तो आपको ऐसा समझ में आएगा कि ये वाला जो क्षेत्र है ना अफ्रीका का,
ये कुछ ज्यादा ही पीला हो रहा है। ज्यादा पीला हो रहा है से मतलब क्या है कि इस क्षेत्र के अंदर ज्यादा ऊंचा हिस्सा है। ज्यादा ऊंचा हिस्सा जिस क्षेत्र में है उनमें सबसे पहले तो है इथोपियन हाईलैंड। इथोपियन हाईलैंड बोले तो प्लेट्यू, प्लेट्यू बोले तो पठार। तो देखो पर्वत के नाम पर तो आपने कौन सा याद कर लिया, सबसे पहले एटलस पर्वत याद कर लिया, ठीक है ना। अच्छा, ऐसे ही आपने सियरा लियोन के पास में सियरा लियोन याद कर लिया, गुइनिया के पास में कटंगा अच्छा किलिमंजारो, माउंट केन्या, ये तो पर्वत हो गए। तो ज्यादा पर्वत इसमें याद करने के नहीं है, एटलस पर्वत याद करते हैं और लोग किलिमंजारो याद करते हैं। प्लेट्यू यहां पर काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ड्रैकन्सबर्ग के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, अफ्रीका के अंदर हो गया। ड्रैकन्सबर्ग इसलिए भी है क्योंकि यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है ओरांग रिवर। दक्षिण अफ्रीका की प्रमुख नदियों में से एक है ये ओरांग रिवर, इसलिए इसको याद कर लेना, ठीक है। अच्छा, अब प्लेट्यू क्या होते हैं? पर्वत जैसे ऊंचे तो भाग होते हैं लेकिन इन पर पीक नहीं होती, ये चपटे होते हैं। पीक नहीं होती, चपटे होते हैं, इसलिए खास होते हैं। तो खास होने के नाम पर कौन कौन से प्लेट्यू आप याद कर सकते हैं? इनमें से एक तो है इथोपियन हाईलैंड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसको याद कर लेना। यही क्षेत्र ऐसा है जो याद करने वाला है, ठीक है ना। कटंगा प्लेट्यू कोंगो के पास में स्थित प्लेट्यू है, यहीं से कटंगा प्लेट्यू से होकर के ही कोंगो रिवर का आसपास ओरिजिन होता है। अच्छा, ऐसे ही यहां पर एक पठार है जिसका नाम है बी का पठार, BIE, बी का पठार। अभी कराएंगे इन सब के बारे में, कुछ कुछ विशेषताएं वो सब कराएंगे। फिर भी लोकेशन दिमाग में बिठा लो, इथोपिया, कटंगा, बी का पठार और इधर जो का प्लेट्यू। जो भी मैं कहना चाहूं कटेगा तेरा, जो भी कहना चाहूं कटेगा इथोपिया का, ठीक है। चलो एक बार के लिए ऐसे ही फर्जी तरीके से हमने याद कर लिया। कौन कौन सा? सबसे पहले जो प्लेट्यू, बी प्लेट्यू, कटंगा प्लेट्यू और इथोपिया प्लेट्यू, ये प्रमुख प्लेट्यूज हैं। प्लेट्यूज का मतलब जैसे भारत के अंदर दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार। पठारों की विशेषता क्या होती है? पठारों की विशेषता यह होती है कि यहां पर बड़ी मात्रा में क्या पाए जाते हैं? यहां पर बड़ी मात्रा के अंदर माइंस एंड मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। पीयूष बिल्कुल करेंगे बेटा, है ना। हां, अब जैसे देखो एक बालक है जिसका नाम है नरेन, उसने कहा है कि सर मैप 3D में ला सकते हैं क्या? बिल्कुल, अभी यही काम बचा है हमारे पास करने के लिए, वो भी कर लेंगे। आप तो फरमाइश से लिखाते जाओ। मेरा नाम अंकित अवस्थी नहीं है, मेरा नाम अलादीन का चिराग है। आप मुझे घिसो, घिस घिस करके जो निकले वो ले लो, मैं निकाल दूंगा, ठीक है। हां जी, तो इथोपिया हाईलैंड हो गया, कटंगा प्लेट्यू हो गया, बी का पठार हो गया और जो प्लेट्यू हो गया। 4 पठार है, प्रमुख रूप से याद कर लिए। पठार के साथ साथ पर्वत याद कर लिए, ऊपर की तरफ एटलस, नीचे की तरफ ड्रैकन्सबर्ग, सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो, ऊपर केन्या, खत्म। इनमें से कुछ याद करने लायक और नहीं था, ठीक है ना। अच्छा, आगे बढ़ते हैं साथियों। तो यहां पर आप इस चीज को एक बार और ध्यान से देख लीजिए। मैंने आपको ग्रेट रिफ्ट वैली बताई थी, जिसमें मैंने आपको कहा था तंगनाइका, मालावी, न्यासा, 3 लेक एक साथ थी। विक्टोरिया उसका हिस्सा नहीं है, यह भी मैंने आपको बताया था। कांगो रिवर के पास में जो प्लेट्यू था उसका नाम मैंने आपको बताया था कटंगा प्लेट्यू। ग्रेट रिफ्ट वैली इधर से भी चलती हुई जा रही है। यहां पर इथोपियन हाईलैंड स्थित है, यहां पर बी का पठार है और यहां पर जो का पठार है। यहां पर एटलस माउंटेन है, यहां पर ड्रैकन्सबर्ग की पहाड़ियां हैं। ये आप लोग अभी तक पूरी तरह से जान चुके हैं, ठीक है। अब देख लो, जो का पठार, कटंगा प्लेट्यू, बी का पठार, साहेल क्षेत्र, प्रमुख चीजें यहां पर हो गई। आओ चक्कर कटा लेते हैं। हां जी, गिनी उच्च भूमि, गिनिया हाईलैंड कहां पर स्थित हो गया? गिनिया हाईलैंड। तो ये वाला जो स्थान है जहां पर जो है उसी के बगल में गिनिया पठार है। गिनिया पठार के साथ साथ दूसरा कौन सा है? फोटा जालौन, पश्चिमी अफ्रीका का जल स्तंभ कहते हैं। फोटा जालौन कहां पर है? इसी की बगल में फोटा जालौन पश्चिम, क्योंकि एकदम पश्चिम का हिस्सा यही वाला हिस्सा है फोटा जालौन। यहां पर वाटर क्यों कहा गया? क्योंकि इसके ऊपर बारिश से नाइजर नदी की तरफ प्रवाह बढ़ता है, ठीक है ना।
अच्छा, इसके साथ साथ कटंगा प्लेट्यू डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में स्थित है और इसी से कांगो रिवर निकलती है, इसलिए ये काफी ज्यादा खास है। यहां पर कॉपर और कोबाल्ट मिलते हैं। ठीक है, इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। ग्रेट कैरू साउथ अफ्रीका के अंदर स्थित है, जिसके अंदर गोल्ड, डायमंड और प्लेटिनम पाए जाते हैं। ग्रेट कारू के पास ही ड्रैकन्सबर्ग का पठार स्थित है। साहेल क्षेत्र मैंने कल भी बता दिया था आपको, यह सवाना और सहारा के बीच का एक तरह से वो है, मतलब सदाबहार और उनके बीच का डेजर्ट, मतलब बॉर्डर लाइन एरिया है। ठीक है ना। अच्छा, तो ये कटंगा प्लेट्यू वगैरह बता चुका हूं। इथोपिया हाईलैंड मैंने आपको बता ही दिया। ये सारी चीजें मैंने आपको क्लियर करा दी। ठीक है, ड्रैकनबर्ग प्लेट्यू याद करा दिया, इथोपिया हो गया, ये हो गया, सारा करा दिया। अब बी को यहां पर BIHE लिखा हुआ है, कई जगह बी लिखा हुआ है, इसे बी का पठार भी हिंदी में बोला जाता है। गुइनिया हो गया, जो हो गया ये बता दिया। कटंगा हो गया, कटंगा खास था, आपको केवल कटंगा ध्यान रखना था। कटंगा क्यों ध्यान रखना था? क्योंकि यहां से कांगो रिवर निकलती है, बाकी आपको और कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं है। जो का पठार मैंने आपसे कहा था नाइजर नदी और नाइजीरिया के कारण याद करते हैं, क्योंकि यहां से जो है वो मतलब इस प्लेट्यू के ऊपर नाइजीरिया की कैपिटल भी है और यहीं से नाइजर नदी का उद्गम भी हो रहा है। फोर्टा जालॉन, जो पठार और गुइनिया आइलैंड तीनों एक ही तरफ, पश्चिम की तरफ, दक्षिण मतलब अफ्रीका के अंदर स्थित हैं। ठीक है, ठीक है। ये ग्रेट कारू हो गया, ड्रैकन्सबर्ग के पास में, अफ्रीका के ग्रेट कारू। ठीक है, ये रहा ग्रेट कारू, यहां ड्रैकन्सबर्ग की पहाड़ी, डन। इसके बाद में सियरा लियोन, सियरा लियोन कहां पर है? फोर्ट जालॉन, गुइनिया, इन सब के पास में। ये वाला जो हिस्सा है सेनेगल के नीचे और गुइनिया के ऊपर की तरफ वाला जो हिस्सा है, ये फोर्टा जालॉन हो गया और ये सियरा लियोन देश हो गया। ठीक है ना। इसी के ऊपर लोमा पर्वत था, फोर्टा जालॉन हो गया। ठीक है, यहां पर गुनिया बिसाऊ, ये गुनिया बिसाऊ के पास में फोर्टा जालॉन हो गया। गुनिया बिसाऊ एक देश है और वहीं से निकल करके फोर्टा जालॉन हो गया। ठीक है, इसके बाद में फिर यहां पर स्थित जो देश है नाइजीरिया, इस पर स्थित है जोस का पठार, ये मैप पर आपको दिखा दिया। ठीक है, चलिए तो एक बार फिर से देख लीजिए, सारे के सारे जितने भी आपको पठार दिखाई पड़ रहे हैं, फिर से एक बार सबको चेक करा दिया जाएगा। दोबारा देखिए, सब इनमें से जो बचा हुआ रह गया था, ग्रेट कारू प्लेट्यू जिसको मैंने ड्रैकन्सबर्ग के पास बताया था, कहां पर है? इस जगह पर स्थित है। ड्रैकन्सबर्ग पहाड़ी यहां पर स्थित है, यहां पर ग्रेट कारू है। याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको लगता है तो आप ध्यान रख सकते हैं। इसके साथ साथ दूसरा, यहां पर ग्रेट कारू आपको दिखा दिया। इसी के साथ साथ फोर्टा जालॉन, फोर्टा जालॉन प्लेट्यू है, ये प्लेट्यू है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है तो याद कर सकते हैं। याद रखने लायक जो है उनमें केवल कटंगा प्लेट्यू है, जिसके बारे में मैं बार बार बोल रहा हूं। इथोपिया का हाईलैंड है, इसे आप याद रख सकते हैं। बाकी फिर आपकी अपनी श्रद्धा है कि आप कितना याद रखते हैं। फोर्टा जालॉन कई बार सीधा वन लाइनर में पूछ लिया जाए तो पूछ लिया जाए, बाकी फोर्टा जालॉन और लोमा माउंटेन, इन दोनों को मैंने कटा दिया है, ये इतने ज्यादा सुर्खियों में नहीं रहते हैं। ठीक है, ठीक है। नाइजीरिया में जो बताई दिया हो गया। अब बात करेंगे अफ्रीका की प्रमुख नदियों की। एक बार रिवीजन कर लीजिए फटाफट, जल्दी जल्दी से। हमने आप लोगों को मेजर स्टेट ऑफ अफ्रीका बता दिया था, यहां पर मैंने पूरी तरह से स्टेट ऑफ अफ्रीका क्लियर करा दिया था। स्टेट ऑफ अफ्रीका के बाद में अफ्रीका के पर्वतों की बारी आई थी। हमने एटलस पर्वत, लोमा पर्वत, ड्रैकन्सबर्ग, किलिमंजारो, केन्या और रुवेंजेरी ये याद कर लिया था। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे ये याद नहीं हुए, कई बार आपको ऐसा भी लगेगा कि सर ने केवल बोल के मुझे सुनाया है, मैंने याद तो रखा ही नहीं। आप अपने दिमाग पर अगर एक बार भी ट्रस्ट कर लेंगे, जैसे समटाइम्स ऐसा होता है, हमारे दिमाग में एक ऐसा ऑटोमेटिक बटन है, यदि आपने उसको कहा कि तुझे याद हुआ है तो उसे याद हुआ है, अगर आपने उसे कहा कि तुझे याद नहीं हुआ है तो वो याद नहीं हुआ है। मैं आपको 1000 उदाहरण ऐसे दे सकता हूं। फिलहाल के लिए जैसे मैंने अभी हाल आपसे ये कहा, एक काम करिए, प्रत्येक व्यक्ति 2 मिनट का समय लीजिए, अपनी कॉपी में 4 पठारों के नाम और 4 पहाड़ों के नाम लिखिए, जल्दी से करिए। मैं आपका टेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो कान में लीड लगाकर बैठकर केवल मुझे कोस रहे होंगे, यार ये मुझे याद नहीं हो रहा है, यार ये कोई तरीका है क्या यार बताने का, कहानी सुनाओ, किससे सुनाओ तब मुझे याद होगा, ऐसे थोड़ी याद होगा, ऐसे तो कोई बोल लेगा। मैं तो केवल इतना सा कष्ट देना चाहूंगा आपको, 1 घंटे के लिए मैप के सामने खड़े होकर
केवल मैप के हाईलाइटेड बिंदुओं को एक बार बोलकर तो दिखा दो, मैं आपकी तारीफ में वैसे ही मतलब कसीदे कस दूंगा। मैं तो आपको बता रहा हूं कि मेरे बोलने भर से आपको कितनी चीजें याद हो गई हैं। कमेंट बॉक्स में लिखना चाहो अलग बात है, कॉपी में लिखना चाहो तो 4 पठार जो आपको अभी मैंने अफ्रीका में याद कराए और 4 पर्वत जो मैंने आपको अभी याद कराए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो। और जिनको याद रह जाए ना, जिनको याद रह जाए 2 शब्द तारीफ में भी लिख देना। 1 घंटे तक ऐसी चीजों के बारे में बोलना जिनके बारे में आपको केवल और केवल रटाना हो। झाग आ जाते हैं बोलते बोलते। ये पानी की बोतलें यूं ही खाली नहीं हो जाती। जो काम सबसे आसान लगता है ना कि ये तो केवल बोलना ही तो था, 1 घंटे बोल के देख लेना, गारंटी दे रहा हूं पूरा अफ्रीका याद हो जाएगा। 1 घंटे बोल के तो देख लेना। जो ही लिख रही है, आपसे पहले मैप इतना हार्ड लगता था, अब सब कुछ याद हो जाता है। लेकिन बेटा सब कुछ याद तभी होता है जब मैं आपसे ये ट्रायल करवाता हूं, अदरवाइज हमें ऐसा लगता है मेरे तो कुछ याद ही नहीं है। अब ये उंगलियों पे याद है, मैं ऊपर से नीचे तक पूछो ना सब याद है। सबसे ऊपर बोले सर एटलस, सबसे नीचे बोले सर ड्रैकन्सबर्ग। पहाड़ दिमाग में चलने लगते हैं। एक तरफ जिसको मैंने कहा था ना फोटा जालौन भूल जाना, फोटा जालौन भूल जाना, सबसे ज्यादा वही याद है। मैंने कहा फोटा जालौन के नीचे लोमा पर्वत है, भूल जाना, वो याद रह गया, लोमा पर्वत याद रह गया, वो लोमा पर्वत याद रह गया, कटंगा प्लेट्यू याद रह गया, दिमाग में बैठ गया। फोटा जालौन, कटंगा प्लेट्यू, इथोपियन प्लेट्यू, कारू प्लेट्यू अफ्रीका का याद रह गया। मैं क्या करूं? केन्या का पठार मेरे याद रह गया, माउंट किलिमंजारो मुझे याद रह गया, तंजानिया का याद रह गया। अब मैं क्या करूं? मुझे तो सब याद रह गया। मैपिंग की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है, हम लोग कई तो इसलिए नहीं पढ़ रहे, कई बुद्धिजीवी हमारी क्लास में ऐसे होते हैं, पैसा दे चुके हैं वो, अब वो इस इंतजार में है याद तो करके दिखा, याद तो करा के दिखा तू एक बार मास्टर। तेरी बस की बात ही नहीं है जो तू याद करा दे। और सही बात भी है, मेरी बस की कहां हो सकती है याद कराने की, है कि नहीं? अब ईमानदारी से बताओ, जितने भी लोगों को मैंने ये कहा कि लिख कर दिखाओ, कुछ याद रहा या फिर ऐसे लिख रहे हो? अगर है तो थम्स अप कर दो। या कि जब मैं बोल रहा था ना तब तो ऐसा लग रहा था यार याद। अब एक काम करो, फटाफट 5 है ना आइलैंड के नाम भी लिख के दिखा दो, लगे में लगा, बस यूं ही लिख के दिखा दो बिना सोचे समझे 5 आइलैंड के नाम। मैं आपको याद नहीं दिलाऊंगा, आप तो बस ऐसे ही लिख दो, जंजीबार, मेडागास्कर, रियूनियन, कॉमरोस, सेशेल्स, कैनरी, हेलेना, बस ऐसे लिख कर दिखा दो, है ना, मदीरा, ये लिख के दिखा दो बस। मैं याद नहीं दिलाऊंगा आपको। ध्यान रह रहा है? ये जो भर भर के लव यू भेज रहे हो ना, ये असल मायने में अपने दिल के ऊपर उत्पन्न हुआ विश्वास है। मैं जब पढ़ा रहा था ना तो सब चीजें ऊपर से जा रही थी, ऐसा लग रहा था मेरा दिमाग तो ले ही नहीं रहा। अरे हमारा दिमाग इतना अटपटी चीज है, इसको समझना अपने आप में एक महाभारत है। इसको टफ से टफ चीज दोगे, ये खट से याद कर लेता है। लो मां मैं बी का पठार लेकर आ गया, कटा दे इसको, याद हो गया। मतलब देखो आपको कितने सारे आइलैंड ये चुटकी में याद रह गए। सबसे बोरियत भरा काम था जो आपने ये चुटकी भर में याद कर लिया।
यही होता है बस पढ़ने का तरीका, ठीक है ना। हम लोग समटाइम्स, मैं देखो बहुत अच्छे से, आप अगर नए विद्यार्थी हैं आपसे गुजारिश करूंगा जाकर हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़िए, वहां कंसेप्ट ही कंसेप्ट डील किए हैं। मैंने रटाने की कोई चीज कराई नहीं, केवल कंसेप्ट डील किया। लेकिन यहां पर कोई कंसेप्ट नहीं बताया, मैंने यहां पर सब रटाने का ही काम किया है। मेरा डे 1 जब मैंने मैपिंग शुरू की थी तब कहा था कि आप लोगों को इतने तथ्य याद हो जाएंगे। हाँ भाई, किसी को कुछ तथ्य याद हुए हैं क्या? कुछ फैक्ट्स वगैरह याद हुए हैं क्या? लोकेशन मैप के अंदर, डेजर्ट्स, लेक्स, माउंटेन्स, देश, नदी, नाले, स्ट्रेट, कुछ याद हुआ है क्या? जो मैंने सेशन की शुरुआत में कहा था वैसा कुछ याद हुआ है क्या? एक बार कमेंट बॉक्स में बता दो। बालेश लिख रहे हैं सर आज तो मजा आ गया। हाँ, मैं तो पूछ रहा हूं किसी को याद रहा है? नाइन्टी 90% याद रह गया ना? एक बालक बहुत देर से पूछ रहा है कि सर हिस्ट्री के लिए पोल करा लो। बताओ भाई, हिस्ट्री पैरेलल चला दी जाए, साथ साथ चला दी जाए एक और टीचर के साथ, लेकिन ये ध्यान रखना मैं भी पढ़ाऊंगा जब मेरा सर्कल पूरा होता आएगा, क्योंकि मेरा सर्कल पूरा होने में टाइम लगेगा, क्योंकि पॉलिटी में 2-2.5 महीने खा जाऊंगा, अभी इंडियन ज्योग्राफी में 1 महीना खाऊंगा। मेरा सर्कल आएगा तब तक आपका सब्सक्रिप्शन रहेगा। ये प्रॉमिस है कि आपका, मेरा सर्कल पूरे होते होते आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये मैं पोल करा रहा हूं, आप पोल में यस और नो में पार्टिसिपेट कर दो भाई, क्योंकि अतिरिक्त ज्ञान मिलना बुरा नहीं है। पोल में पार्टिसिपेट कर दो। फिफ्टी 50% मत पर बटे हुए हैं, और जब तक ये 50-50 80-20 नहीं होगा मैं शुरू नहीं करूंगा। भाई मेरा भी तो टीचर फ्री में थोड़ी आएगा, पैसे तो मुझसे भी लेगा ना। इससे अच्छा है मैं तो मेरी तरह से ही खुश हूं, ठीक है ना। मत प्रतिशत जो है वो 50-50 में बटा हुआ है। मुझे कोई जल्दी नहीं है, आराम से रहिए, आराम से पढ़िए। पैसे से आएगा वो टीचर, कोई मुफ्त में थोड़ी आएगा कि मैं मरा जा रहा हूं सब पढ़ाने के लिए आपके पास। तो मेरा पैसा बचा रहे हो आप, ऐसा करके आगे आ जाओ। हाँ जी, तो फिलहाल के लिए ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। यहां तक हो गया। बी का पठार, सारे पठार मैंने याद करा दिए, सब ध्यान हो गए होंगे आपको, ठीक है। ये सारा याद हो गया, सारे अच्छे से याद करा दिया। अब इसके बाद में नदियां याद कर लेते हैं। कितनी बार हमने पढ़ ली। नाइजर नदी जोलिबा नदी के नाम से जानी जाती है। नाइजीरिया में इस नदी का डेल्टा क्षेत्र में तेल के भंडार पाए जाते हैं, ध्यान रख लेना। वोल्टा नदी घाना की प्रमुख नदी है, अकोसाम्बो बांध स्थित है। वोल्टा झील का निर्माण क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। कौन सी? वोल्टा झील पर अकोसाम्बो बांध। याद रह जाए ठीक है, याद रख लेना, नहीं तो छोड़ देना। वोल्टा, नाइजर, कांगो। कांगो याद कर लेना बस। कांगो कई बार मैं आपको बता चुका हूं, इसलिए याद कर लेना, ठीक है ना। इसलिए याद कर लेना कि अमेजन के बाद यह दूसरी सबसे ज्यादा पानी ले जाने वाली नदी है, विश्व की सबसे गहरी नदी है, कटांगा प्लेट्यू से निकलती है। यहां से यह विश्व की सबसे ज्यादा विद्युत क्षमता इसमें पाई जाती है। ग्रेट इंगा परियोजना का निर्माण करती है। भाई कटांगा प्लेट्यू से निकलती है तो पानी गिरने से काफी ज्यादा मात्रा में बिजली से पानी पैदा होता है, ठीक है। अच्छा, तो ग्रेट इंगा परियोजना इस पर स्थित है। पिग्मी जनजाति इस पर निवास करती है। इस नदी को जायर नदी के नाम से भी जाना जाता है। बस इतनी ही सी बात याद कर लेंगे तो बहुत है कांगो नदी के बारे में, ठीक है। फिर है जाम्बेजी नदी, विक्टोरिया वाटरफॉल। विक्टोरिया नदी भी है, सॉरी विक्टोरिया झील भी है और विक्टोरिया वाटरफॉल भी है। करीबा नामक डैम भी जाम्बेजी पर बना हुआ है। विश्व का सबसे बड़ी मानव निर्मित झील में से आयतन की दृष्टि से, आयतन बोले तो पानी जिस पर सबसे ज्यादा रहता हो, वो तो है करीबा डैम। और जिसका क्षेत्रफल ज्यादा होता हो वो है अकोसाम्बो। क्षेत्रफल बोले तो विस्तार से लंबे क्षेत्र में फैला हुआ है लेकिन पानी ज्यादा नहीं है, तो वो तो अकोसाम्बो है वोल्टा पर। और जाम्बेजी पर जो करीबा डैम है वो पानी ज्यादा रखता है। ओरांग रिवर नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के मध्य सीमा क्षेत्र में बहती है।
ठीक है ना। दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया के बीच में ओरांग रिवर। लिम्पोपो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को 2 बार काटती है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के अंदर से बहने वाली एक नदी है जिसका नाम है माही नदी, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और लिम्पोपो मकर रेखा को 2 बार काटती है। कॉन्गो इक्वेटर को 2 बार काटती है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 2 बार काटने का मतलब यूं गई और फिर लौटकर नीचे आ गई, ठीक है। बाकी नील नदी के बारे में तो कौन नहीं जानता, विश्व की सबसे लंबी नदी है, विक्टोरिया से निकलती है, व्हाइट नाइल बन के निकलती है, व्हाइट और ब्लू मिलती हैं, फिर जाकर के ये सबसे लंबी नदी बनती है। आसमान बांध जो है वो इसी पर स्थित है, जो कि मिस्र के अंदर स्थित है। सूडान की राजधानी खार्तूम में जाकर के व्हाइट और ब्लू नील एक साथ मिलती हैं, तब जाके नील बनकर आगे निकलती है। लेकिन जब इसकी लंबाई की बात की जाती है तो व्हाइट नाइल की जो नदी की लंबाई है वो इसमें काउंट की जाती है। ब्लू नाइल जो है वो निकलती है रेनेसा डैम से इथोपिया के अंदर, वहां से निकल करके खार्तूम में जाकर मिलती है। ठीक है साहब, रिवर ध्यान रह जाएंगे आपके। आयुष लिख रहे हैं, सर जितना आप बच्चों की सुनते हैं उतना कोई नहीं सुनता, इसलिए हम भी 100% देते हैं। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। सर कोई जरूरत नहीं है, लोकतांत्रिक व्यवस्था का पालन करके पोल करवाना खतरनाक हुआ, आप अपने हिसाब से करना होगा। बेटा नहीं, अपने हिसाब से चलना लोकतंत्र में एक बहुत बड़ी मुसीबत है। वो कहते हैं ना, मेरी जान चली जाएगी और आपको स्वाद भी नहीं आएगा, क्योंकि ये कोई और कंपनी का पैसा थोड़ी लगा है, मेरा ही पैसा लगा है। मैं टीचर लाऊंगा, मैं कंटेंट टीम बिठाऊंगा, मैं काम करवाऊंगा, तो ये सब तो मेरे जेब से पैसा खर्च होगा ना। तो मेरा पैसा इतना भी उछल उछल के नहीं पड़ रहा है कि साहब इसको इस पे खर्च कर दो, इस पे खर्च कर दो। आराम से पढ़ो, मैं पढ़ाऊंगा, लोड नहीं है। मेरे को कोई घास थोड़ी काटनी है आपसे कि आपके साथ पिंड छुटा के भागना है, मेरा तो धंधा ही पढ़ाना है भाई। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप निवर्स के नाम याद कर लेंगे बढ़िया तरीके से। मैंने आपको बढ़िया से इनको पढ़ा दिया है। क्लियर साहब? अगर आप सबकी इजाजत हो तो हम सेशन को यहीं विराम दे दें। इसके बाद में हमने आप लोगों को इसमें क्या दिया हुआ है, प्रमुख इंडस्ट्रियल क्षेत्र, जो हमेशा मैं आपको खुद से पढ़ने के लिए देता हूं। ठीक है, कहां कहां पर किस चीज का, और कुछ जनजातियां, वो आप लोग याद कर लीजिएगा। अफ्रीका के कंटेंट में पूर्ण करा दिया जाएगा। तो अफ्रीका को यहां दी एंड कराते हैं। कल यूरोप के और अफ्रीका के क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे, और अंटार्कटिका एक ही दिन में निपटा देंगे। ठीक है ना। फिर एशिया में एंट्री कर जाएंगे हम अगले लेक्चर में, यानी कि शुक्रवार से। ठीक है साहब, फिलहाल के लिए इतना ही। यदि आपकी इजाजत हो तो आज के लिए इतना ही कह करके हम विदा लें। धन्यवाद।